हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन का ए बी निकाला था। अगर याद हो सबको, पिछला लेक्चर अगर जिन्होंने फॉलो किया होगा तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिख दिया था, तो मैंने वहाँ से इस क्वेश्चन को निकाल दिया। ठीक है, तो अगर हमने ए बी निकाल लिया बेटा तो बी ए भी निकाल के एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो बी ए भी तो पॉसिबल होगा ही होगा, क्योंकि आप यहाँ से भी 3 3 देखोगे तो ये भी 3 क्रॉस 3 का ही बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। -1 2 0 1 2, थोड़ा ध्यान देना, 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। ठीक है, और एक बार में हो, ऐसा नहीं कि आपको उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा बार। तो थोड़ा आप इस पर प्रैक्टिस कर लेना कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है बेटा तो थोड़ी प्रैक्टिस आप इसको रखना है इसके लिए। ठीक है, फिर से वही है बी ए, तो प्रोसीजर क्या होगा बेटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, कर लेते हैं। क्या आएगा, -1 इंटू 0, फिर क्या आएगा +1 इंटू -1, फिर आएगा 0 इंटू 3। ये वाला फिर इसके साथ भी तो जाएगा, हाँ जाएगा। तो क्या आएगा -1 इंटू 2 +1 इंटू 0 +0 इंटू 4। ठीक है, थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट बेटा ये इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो हाँ होगा। तो क्या होगा बेटा, -1 इंटू 3, फिर क्या है आपका +1 इंटू 1 और +0 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या है बेटा, अगर ये हो गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले पास भी जाना पड़ेगा। तो दूसरा मेरे पास क्या है, अगर मैं नॉर्मल देखूं तो ये वाला पार्ट है, ये वाला भी सेम एज मल्टीप्लाई होगा किनके साथ, इन पूरे वेक्टर में। ठीक है, आप मल्टीप्लाई ध्यान दे लेना, उसमें कोई ऐसा चिल्ला छोट मत करना कि नहीं यार ये क्या हो गया ये क्या हो गया। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे प्लस माइनस का होता है तो आप खुद से संभालने के लिए कैपेबल हो। ठीक है, फिर ये इसके साथ गया तो 2 इंटू 2 +0 इंटू 2, फिर क्या आएगा बेटा 1 इंटू 4, फिर नेक्स्ट क्या है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 +2 इंटू 1 +1 इंटू 3। आई होप ये चीज भी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आपका ये वाला पार्ट भी कहां जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये कुछ ऐसे अलग निशान बना दिया, ये इसके साथ गया तो 0 इंटू 0 +3 इंटू -1 +3 इंटू 2। सही है, या 2 इंटू 3 करो, 3 इंटू 2 करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर ये वाला यहाँ पे गया 2 इंटू 0 3 इंटू 0 2 इंटू 4, फिर यही वाला इसके साथ भी जाएगा तो 0 इंटू 3 1 इंटू 3 और 2 इंटू 3। सही, तो आपकी कोई मैट्रिक्स ऐसी बनी जिसको हमने बोला 3 क्रॉस 3 की। अब सिंपलीफाई कर लो बेटा, बी ए अगर मैं देखूं तो ये 0, ये -1, ये 0 -2 0 0, फिर यहां पे पहुंचे -3 1 0, फिर यहां पे जाओ बेटा 0 -2 +3 4 0 4, फिर बेटा 6 2 3, फिर नेक्स्ट 0 -3 6, फिर 0 0 8, फिर 0 3 6। इतना आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना है, अगर कोई समस्या हो तो उसको करेक्ट कर लेना। तो बीए की वैल्यू बेटा क्या आएगी, अगर मैं देखूं तो बीए मेरे पास आया -1 -2 -2 बराबर 1 8 और कितना है बेटा 8 10 11, फिर कितना है बेटा 3 8 9। ये आपका बी क्रॉस ए है। आई होप कि ये चीज आपको कोई इसमें समस्या नहीं होगी। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा कि 3 क्रॉस 3 की मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें मल्टीप्लाई आपका यूज होगा, तो आप उस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक देखिए बेटा, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिसेस या मैट्रिसेस, जो भी आप बोलना चाहो, उनका क्या है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं।
क्या क्या कंडीशन होगी? तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि जो पहली प्रॉपर्टी है बेटा वो ये प्रॉपर्टी है कि जो मल्टीप्लाई होता है वो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो कॉम्यूटेटिव को होल्ड करे। पहली कंडीशन तो ये ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप ध्यान दो तो आपने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ रखा है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ रखा है। वो लॉ क्या होता है बेटा? अगर हमने देखा है जैसे हमने अगर प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी की बात चल रही है? प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस किसकी? मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि AB और BA इक्वल हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप AB को मल्टीप्लाई करते हो और BA को मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों सेम आ जाए, ठीक है। अगर इनकेस वो सेम आ जाता है तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ 11th में जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। आप अगर ये इनकेस सेम हो जाते हैं तो हम इसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा? अगर AB जो है वो इक्वल हो जाए किसके? माइनस BA के, तो इसको बोलते हैं एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अगर AB क्या हो गया? माइनस BA के इक्वल हो गया, ठीक है। थर्ड क्या आपने पढ़ा होगा कभी? जैसे ये लिखा है, इसको नाम सुना है कभी आप? तो बोलोगे यार ये तो एसोसिएटिव जैसा लगा। हाँ, तो एसोसिएटिव ही है। ये क्या है आपका? एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर आता है कोई नंबर, मान लो वो ऐसा लिखा है A प्लस B प्लस माइनस C, तो इसका मतलब क्या होगा? AB प्लस माइनस AC। ये कौन सा लॉ है? तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। लॉ का मतलब मैं नाम बोल रहा हूं, समझ लेना कि अगर AB BA के अगर इक्वल आ जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉम्यूटेटिव। AB को मल्टीप्लाई किया और BA को मल्टीप्लाई किया, कोई माइनस आ गया तो वो क्या होगा? एंटी कॉम्यूटेटिव। अगर A BC है और फिर बाद में क्या हो गया? AB और C को मल्टीप्लाई किया तो ये लॉ क्या होगा बेटा? एसोसिएटिव। अगर आप इसमें देखें तो ये जो लॉ होगा ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। फिफ्थ केस क्या है बेटा? अगर कहीं A स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? A into A करना है। अगर कहीं पे भी A स्क्वायर आपको निकालना होगा, मान लो मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है 2 1 3 1, ये भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगा। तो आपसे कोई बोले A स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करोगे? A और A को दो बार मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 1 3 1, फिर क्या करोगे? स्क्वायर नहीं कर पाओगे, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं करोगे आपने मैट्रिक्स निकाला और उसका स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई आपने पढ़ा है तो क्या होगा बेटा? मैं डायरेक्ट अभी लिख रहा हूं 4 प्लस 3, फिर अगला बेटा 6 प्लस 3 बराबर, फिर क्या होगा? 2 प्लस 1, फिर क्या होगा बेटा? 3 प्लस 1। तो इनको अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आएगा? 7 9 3 4। कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना। 2 क्रॉस 2, तो A स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा बेटा? A को दो बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, इसी में और प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, जैसे 6 नंबर है A रेज़ टू n, ठीक है। A रेज़ टू n का मतलब क्या होगा बेटा? A कहां तक जाएगा? n टाइम्स तक जाएगा। कैसे जाएगा? आपको अभी जो ये पढ़ा रहा हूं इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। 7 नंबर क्या है बेटा? अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स, मान लो इफ A कोई एक आपको डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है जो मैंने पिछली क्लास में मैं पढ़ रखा है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स कोई B है बेटा, Dij B1 B2 B3 डॉट डॉट Bn है, बराबर। अगर इन दोनों का अगर हमें क्या करना है बेटा? प्रोडक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो Dij होगा क्या? डायगोनल में आपको पता है प्रिंसिपल डायगोनल होंगे, उसके अलावा ऊपर नीचे वाले पार्ट तो जीरो होंगे, तो फर्क कहां पड़ेगा? सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में। तो अगर आप ऐसे डायग्राम की मल्टीप्लाई करते हो तो AB1 A2 B2 A3 B3 डॉट डॉट बेटा क्या आएगा? AN BN, ठीक है। तो अगर आप किसी भी
डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हो तो उनके सिर्फ डायगोनल वाले पार्ट ही मल्टीप्लाई होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं। अगर कोई बोले इसको लिखेंगे कैसे, तो डायगोनल तो आपने पढ़ रखा है ना, उसके बारे में आपको बताया भी था मैंने। तो वो कैसा होगा बेटा, एक मान लो a1 b1 लिखा, a2 b2 लिखा, a3 b3 लिखा, लास्ट में कहीं आया होगा an bn, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके अलावा जो जितने भी एलिमेंट है उनकी जगह आपको क्या भरना होगा, इधर भी 0 होंगे, जितने भी भर सकते हो वो देख लेना आपके कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है। तो ये जो आया वो क्या आया बेटा, मल्टीप्लिकेशन आया, किसके लिए, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आया। किसके लिए आया, डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये कुछ प्रॉपर्टी, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ही चल रहा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा, आपका क्या है, अगर डॉट का मतलब भी आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, आप ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा, और a डॉट b ये भी चलेगा, ठीक है, इसमें आगे लिखना तो आपको कोई समस्या नहीं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, 8 1 कैसी प्रॉपर्टी है, अगर हमें ये दिया हो a रेज़ टू n, a रेज़ टू क्या दिया हो, n दिया हो, और उसके आगे आपका डायगोनल एलिमेंट लगा हो, जरा ध्यान देना। अगर हमें क्या निकालना बेटा, a कोई डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स आपको दे रखा है, वो मैट्रिक्स है आपका a1, फिर आपका एक a2, a3, a4 डॉट डॉट an। अगर इस पे आपने क्या डाल दिया, n डाल दिया, तो कहां पे आएगा बेटा, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी पावर में n चढ़ जाएगा, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हमने बात की, वो प्रॉपर्टी किसकी है बेटा, मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलो, तो हमने क्या सीखा, हमने मल्टीप्लाई सीख लिया, उसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, वो हमें पता चल गया। मल्टीप्लाई में आपका हाथ तंग नहीं होना चाहिए, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी तो अपने आप आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मल्टीप्लाई में आपका हाथ तंग नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए, ये भी हटा देते हैं। अगला टारगेट आता है हमारा ट्रेस मैट्रिक्स का। ट्रेस मैट्रिक्स क्या होता है, कभी कदार एक एमसीक्यू में छोटा मोटा अगर पूछा गया तो देख लेते हैं। ट्रेस मैट्रिक्स का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होता है बेटा, अगर मैं सीधे सीधे अगर ट्रेस मैट्रिक्स पे जाऊं तो ट्रेस मैट्रिक्स क्या है आपका, ट्रेस मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर मैं सिंपल एक चीज बोलूं कि मेरे पास a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये कुछ एलिमेंट आपको दे रखे हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई बोले कि इसका ट्रेस मैट्रिक्स बताओ, तो हमारे पास क्या होगा, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का आप क्या कर दो, सम कर दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेस मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर ट्रेस की बात आएगी तो ट्रेस को डिनोट करने का तरीका ये होता है TR, ये हो गया ट्रेस मैट्रिक्स। ट्रेस मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है ट्रेस ऑफ ए, मतलब अगर आप नॉर्मली देखो तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या होता है बेटा, अगर समेशन में आप देखो तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है AII। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों ही टर्म क्या होंगे, सेम होंगे। सेम का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल है तो A11 आएगा, A22 आएगा, A33 आएगा, और कहां तक जाएगा, ANN तक। मतलब इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो कौन से यूज होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल वाले, और उनका हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। अगर हमने प्लस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ट्रेस मैट्रिक्स मिलेगी। ट्रेस मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल, ऐसे बोल सकते हो। तो बेसिक है, आप कहीं भी पढ़ लोगे, बट आपको बेसिक जो चीज है वो ध्यान रखना है कि ट्रेस का मतलब क्या होगा, उनके प्रिंसिपल डायगोनल का हमें क्या करना, सम करना है, ठीक है। एक एग्जांपल अगर देखें बेटा ट्रेस मैट्रिक्स का, अगर हमसे कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है 4 3 2 7 8 10, ठीक है, और हमसे बोलता है फाइंड ट्रेस। एक क्वेश्चन इस पे कराऊंगा अच्छा सा,
ठीक है, तो आपको मजा आएगा कि एक ही चीज एक ही क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा ट्रेस की। तो आप क्या करोगे, इस वाले एलिमेंट के सम कर दो। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा बेटा, 4 + 4 + 10, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 18 हो गया, खत्म। ठीक है, ये आपका ट्रेस है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती, जो भी आप वो भी देख लो साथ में। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर कहीं पे भी कोई ट्रेस लिखा हुआ और उसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है, ठीक है, TRA मतलब ट्रेस, K मतलब बेटा क्या हो गया, कांस्टेंट, क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अपने को क्या करना है बेटा, कांस्टेंट को बाहर रखना है, अंदर वाले को ट्रेस रखना है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसी में क्या आती है बेटा, अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी पे जाऊं तो अगर दो टर्म सम है, क्या है, अगर दो टर्म आपको सम में दिए हुए हैं और उनका हमें क्या निकालना है बेटा, ट्रेस निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रेस ऑफ A + B को हम लिखेंगे ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B। ये आप चेक कर सकते हो कैसे, आप पहले दो मैट्रिक्स लो, उनका सम करो, मतलब सॉरी दो मैट्रिक्स लिए आपने A + B, हाँ ठीक है, उन दोनों का सम किया, सम करने के बाद उसका ट्रेस निकालो, ठीक है, और वो इक्वल होना चाहिए किसके, जो ट्रेस ऑफ A निकालोगे, मतलब किसी एक मैट्रिक्स का सीधे ट्रेस निकाला और B मैट्रिक्स का भी सीधे ट्रेस निकाला, उन दोनों का जब सम किया तो वो इस वाले पार्ट के इक्वल आना चाहिए। आई होप कि मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैंने क्या बोला कि अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रेस होना है या किसी भी टर्म को अगर A + B के इक्वल होना, तो कोई भी आप नंबर लेके चेक करके देख लो यार, आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड वन बेटा क्या है आपका, ट्रेस AB को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ BA, ये लिख सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये ध्यान रखना कि AB और BA इक्वल नहीं होते, बट ये ट्रेस के केस में आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ट्रेस ऑफ AB जो होगा वो इक्वल किसके होगा, ट्रेस ऑफ BA के इक्वल होगा। इससे रिलेटेड, ये पूरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में, पहला क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड होगा, उस पे हम बात करेंगे। आई होप कि ये चीज आप समझ पाए कि ट्रेस मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रेस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल का सम होगा, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी जो आपको याद होनी चाहिए, MCQ वगैरह में जरूरत पड़ जाती है कभी कदा, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर होगी ट्रेस मैट्रिक्स क्या होती है। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, देखिए जरा ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो हम ये बोलते हैं कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है तो आपको क्या करना होगा, अब कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बोला। स्क्वायर मैट्रिक्स इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का अगर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो तो जो मैट्रिक्स आएगी बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप कि मेरी बात एकदम क्लियरली आपको समझ में आए कि ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ। ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ कि रो और कॉलम को आपस में आप क्या करो, इंटरचेंज कर दो, तो जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, डेफिनेशन की टेंशन मत लेना। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, आप चाहो तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो अगर आप 12th में हो, और जो 12th के ऊपर है उनको तो ये जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर कोई एक मैट्रिक्स AIJ दे रखा है, ठीक है, M × N, ठीक है, ट्रांसपोज को किससे किससे डिनोट करते हो वो भी देख लेना। मैंने आपको क्या बोला, प्रोसीजर आप ध्यान रखना। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, रो को इंटरचेंज कर दिया गया कॉलम में, या रो और कॉलम को आपस में क्या कर दिया गया बेटा, इंटरचेंज कर दिया गया। तो रो और कॉलम को अगर आपस में आप इंटरचेंज करते हो तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स का हम रो और कॉलम, ये वाला पार्ट आपका क्या है, रो, और ये वाला कॉलम आपका क्या है, ये वाला n वाला पार्ट क्या आपका कॉलम है, तो आप क्या करोगे, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो इंटरचेंज करने पे जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोट किससे करते हैं भाई, डिनोटेड A⁻t, या तो ऐसे लिखा होगा या फिर एक ऐसे डैश लगा होगा, क्या लगा होगा, डैश। तो
तो ये दोनों ही क्या है बेटा, आपको ट्रांसपोज को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कहीं कहीं सी भी लग जाता है, तो आप ये ध्यान रखो a रेज टू t और a डैश, ये जो होते हैं बेटा, ये किसको डिनोट करते हैं? ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। ये किसको डिनोट करते हैं बेटा? डिनोटेड ट्रांसपोज। किसको? ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब होता क्या जरा होते देखो। होने के लिए अगर हम देखें, एक एग्जांपल हमने मान लो सिंपल सा लिया कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 0 1 4 2 1। ठीक है, हमसे कोई बोलते हैं फाइंड ए ट्रांसपोज, तो हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, अगर हमें आंसर इसका लिखेंगे तो हम क्या करते हैं बेटा, इनके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ, जो ये रो था R1 वो बन गया कॉलम, तो 1 3 4। जो R2 था वो भी बन गया कॉलम, जो R3 था वो भी बन गया कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स है बेटा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, एक और देख लेते हैं क्या किया गया। रो और कॉलम को क्या किया गया बेटा, इंटरचेंज किया गया। इंटरचेंज करने पे जो मैट्रिक्स आपको मिली, वो जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या होगा, ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना, ये डिनोट करते हैं इससे इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और क्या किया जाएगा, रो एंड कॉलम इंटरचेंजिंग। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखी हो, चाहे वो आपकी ट्रांसपोज हो, अगर उसका ट्रांसपोज आपको निकालना है बेटा, तो रो और कॉलम को आपस में क्या करना होगा, आपको इंटरचेंज करना होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ले लो, 5 4 3 0 1 2 -1 2 1। ठीक है, फाइंड ऐसे लिखा, तो भी ये क्या है आपका 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो इसको क्या करोगे, आपको रो को इंटरचेंज कर दिया बेटा किसमें, कॉलम में। तो जैसे ही ये चेंज हो गया, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ट्रांसपोज क्या होता है, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी जिसके बारे में हमें बात करनी है। प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, तो चलिए अगर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहला आता है बेटा AT, मतलब ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, A मिलेगा। ठीक है, दूसरा है A + B, मतलब ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांसपोज मिलेगा। तो A + B का अगर ट्रांसपोज करते हो बेटा, तो A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज मिलेगा। ठीक है, थर्ड की अगर आप बात करो, तो थर्ड में अगर कोई कांस्टेंट टर्म है और वहां पे ट्रांसपोज है, तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर ट्रांसपोज मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा AB, अगर ये दो टर्म है इनको मल्टीप्लाई करते हो तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। फिर फिफ्थ आता है बेटा, ये आपके कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी जगह हम एमसीक्यू में यूज करते हैं कि अगर a की पावर k का मतलब कांस्टेंट हुआ, अगर ये कांस्टेंट है आपका, तो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट को हमें इधर लेके आना है और ये ऐसा कुछ हो जाए, बराबर है। मतलब ये कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा और इस कंडीशन में हम ये टर्म को फॉलो करेंगे, ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा और ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, एक और आता है बेटा, अगर कहीं पे भी A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A n के ऊपर ट्रांसपोज लगा है, तो ये जैसा ही होगा वो रिवर्स हो जाएगा, AT, फिर इसके पहले वाला क्या होगा बेटा, एक कम होगा, लास्ट में क्या आएगा, A1 का ट्रांसपोज। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई मल्टीप्लाई में अगर टर्म दे रखे हैं उनका ट्रांसपोज करोगे तो स्टार्ट वो कहां से होगा, पीछे से होगा, पीछे से होगा तो कैसे करना है, ये करना है। ये कुछ लॉज है जिसको हम ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज बोलते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो मेरे इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है। मतलब पहला जो है ये काफी जगह दिया होता, बड़ा कंफ्यूजन होता, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन को ले लेता हूं। एक मैंने ट्रांसपोज का लिया है और एक मैंने ट्रेस मैट्रिक्स का लिया, जो हमारे लेक्चर में
हमने कवर किया। तो इन दोनों पे हम बात करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखनी है आपको, क्या प्रॉपर्टी है वो आप एक बार अच्छे से देख लेना, ये वाली खास तौर से, और ये वाला तो आपको कई जगह यूज होगा, तो ये दोनों थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा आता है, नेक्स्ट कंडीशन है आपकी, या एक क्वेश्चन जो लिखा उसको देखो आप, इसमें पहले ये क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है बेटा 1, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन a रेज़ टू 100, क्या पूछा गया, देन a रेज़ टू 100 फाइंड आउट करना है, बराबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चलो एक बार करके देखते हैं a स्क्वायर कितना होगा। तो हमने आपको पहले बताया था a स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा, a into a, सही है। यहाँ पे भी गए 1 1/2 0 और 1, ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो क्या देगा 1, फिर ये क्या होगा 0 into 1/2, फिर ये वाला इसके साथ 0 into 1 1 into 0, ये डबल क्लोज हो गया, फिर यही काम इसके साथ प्लस 1 into 1/2, फिर क्या होगा 0 into 1/2 प्लस 1 into 1/2, बराबर। अब इसको अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये तो 0 हो गया, ये 1 आया, ये भी आपका 0, इसको चेक करो, ये क्या है बेटा 1/2 1/2, मतलब सीधे सीधे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप जाओ तो क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, बराबर। जो आपका a स्क्वायर आया है वो आपका कुछ ऐसा है, मतलब a स्क्वायर अगर आप देख रहे हो तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है कुछ ऐसी आ रही है, मतलब 2/2 है। इसको जरा समझना क्या लिखना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको ये लिखूं तो चलेगा, बोलो यहाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अभी लिख के रखा है, ठीक है। फिर हम कहाँ गए बेटा, a क्यूब पे गए, एक बार चेक करें कि चेंजेस वो कहाँ रहे। तो a क्यूब पे अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर इंटू a करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 2 1/2 और 0 1, ठीक, इंटू a क्या है बेटा, तो a है 1 1/2 0 और 1, ठीक। इनको अगर हम सिंपलीफाई करें बेटा तो अंदर मल्टीप्लाई जैसे एज यूजुअल करते हो वैसे करो आप, तो 1, इसमें अगर देखा जाए तो नॉर्मली क्या आएगा 1/2 इंटू 2/2, ठीक है। क्यों कर रहा हूं वो आपको बताता हूं आगे चलते। फिर ये क्या होगा बेटा 0 into 1 फिर प्लस 1 into 1, बराबर। वैसे ही दूसरे वाले में जाके करते हैं, नॉर्मली मैंने शायद यहाँ पे गड़बड़ किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में गड़बड़ किया है, 1 into 1 और 0 into 1/2, सही। इसके बाद वाला 0 into 1 और 0 into, यहाँ पे भी गड़बड़ किया मैंने, ये इसके साथ गया बेटा, तो ये हो जाएगा 1 into 0 और नेक्स्ट आएगा 0 into 1, चले, ठीक। अब यहाँ पे जाते बेटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1/1 into 1 खत्म। फिर क्या होगा बेटा, ये वाला इसके साथ जाएगा तो प्लस 1/2 into 1, फिर ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये 0 होगा, फिर ये क्या होगा प्लस 1 हो गया, ठीक। a क्यूब की जो वैल्यू आ रही है वो कुछ ऐसी आई है, ठीक है। a क्यूब की कुछ वैल्यू आपके पास आई है बेटा 1, फिर आया बेटा आपका इधर 0, फिर यहां पे चेक करो आप, यहां पे देखो क्या आ रहा है 1 प्लस 1/2, मतलब टोटल क्या आया बेटा 3/2, तो 3/2 आया, ठीक है। और ये बेटा वैल्यू क्या है 1, बराबर। तो आपने जब a क्यूब निकाला तो चेंजेस कहां पे आ रहा है, तो आपने बोला यार यहीं पे आ रहा है, 3 यहां पे आ गए, और यहां पे तो एज यूजुअल जैसे a2 था, a2 में देखो बेटा, a2 में क्या था 1, देखो 1 है, 0 0 है, 2 into 1/2 है, तो वहां पे 3 into 1/2। जब आप क्यूब कर रहे हो तो पहले आपने स्क्वायर किया तो यहाँ 2 आया, आपने क्यूब किया तो ये आएगा। अगर कोई बोले हमने पावर 4 किया तो पावर 4 में वालों क्या होगा, यहाँ पे भी आपका चेंजेस नहीं हुआ, चेंजेस कहाँ होगा पावर 4 में 1 4 1/2 0 1, खत्म, यही होगा चेंजेस, क्योंकि कंटीन्यूअस यही चलना, मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो अगर हमसे कोई पूछे a रेज़ टू 100 का क्या होगा, तो वहां पे भी चेक कर लो कहाँ चेंजेस होंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे चेंजेस होंगे और कहीं चेंजेस नहीं होंगे। तो इसको कट कर लो यार, कट करने पे आपको क्या देगा, ये आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ।
बट कंफ्यूज मत होना कि क्या है, ठीक है, जगह की थोड़ी कमी है। a रेज टू 100 आएगा, तो आपने बोला कि जब a स्क्वायर किया तब यहाँ 2 आ रहा था, जब a क्यूब आपने किया तो यहाँ 3 आ रहा था, जब a 4 करेंगे तो 4 आएगा, वैसे a 100 करेंगे तो क्या होगा, जहां 4 है वहां 100 आ जाएगा, तो क्या होगा बेटा 100 into 1/2 0 1, इसको क्या किया, कट किया, तो a रेज टू 100 का जो मल्टीप्लाई आएगा बेटा वो आएगा 50 0 और 1, ये आपका आंसर होगा 2 क्रॉस 2 के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीरियल कैसा चल रहा है, तो हम पूरा 100 तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम देखेंगे एक या दो बार मल्टीप्लाई करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा सीरियल क्या चल रहा है, वो हमारा आंसर है। तो ये कई जगह मिल जाता है आपको, तो ध्यान रखना है इस चीज का, एमसीक्यू में बहुत जगह मिलेगा, ऐसी बड़ी सी वैल्यू दे देंगे तो आपको पैटर्न पिक करना है, ठीक है, पैटर्न पिक करना है कि पैटर्न क्या चल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको थीटा निकालना है, सेकंड क्वेश्चन आपका यहां से पिक करना है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने इस क्वेश्चन में आपका ट्रांसपोज लिया, क्या लिया है, ट्रांसपोज का एक क्वेश्चन लिया कि आपको आइडिया लग जाए, वैसे क्या होगा कैसे होगा वो थोड़ा सा आप देख लेना इसमें, ठीक है। तो चलते देखिए, अगर बेटा क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, किस कौन सी इक्वेशन, दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहां जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात होगी बेटा, तो यहां पे अगर हम पहुंचे तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, a दिया है, और यहाँ पे cos थीटा लिखा हुआ माइनस sin थीटा लिखा हुआ है, फिर sin थीटा लिखा हुआ और फिर क्या लिखा है आपका cos थीटा लिखा हुआ, बराबर। अगर हमें थीटा निकालना है तो वो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो आपने बोला इस वाली कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, तो आप सबसे पहले इसका a ट्रांसपोज निकालेंगे, तो cos थीटा माइनस sin थीटा, रो और कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर दिया बेटा, तो आपको ये मिल गया, इसमें कोई दिक्कत तो बोलोगे नहीं। फिर a ट्रांसपोज प्लस a इज इक्वल टू I2, I2 क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, तो बता रखा है साइन और ये हो गया आपका cos, ठीक है, प्लस a, ये जो आपने ट्रांसपोज देखा, फिर क्या बेटा cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, और I2 क्या बेटा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स, बराबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, cos cos एडिशन हुआ तो 2 cos थीटा, इसका और इसका एडिशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये क्या होगा बेटा 2 cos थीटा इक्वल टू क्या लिखा है 1 0 0 1। अगर हमें सिर्फ थीटा निकालना है तो हम ये क्या बोल सकते हैं, ये एक इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 दिया है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या हो सकता है बेटा, इक्वल हो सकता है। सॉरी, अगला जो पार्ट है उसमें भी देखा जाए तो सेम ही चीज लिखी हुई है, मतलब जो वैल्यू में निकालनी है ये वाला पार्ट इससे इक्वेट कर सकते हो, ये वाला पार्ट इससे इक्वेट कर सकते हो, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी ना 1/2। तो नॉर्मल अगर मैं लिखूं, ऐसा और भी हर जगह हो सकता है कि वैल्यू क्या है, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया तो 1/2 कब होता है भाई, तो π/3 पे, मतलब 60 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1/2 आएगी। तो ये आपका ट्रांसपोज का एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही दिया था जिसमें ये आपकी चीज कवर हो गई, ठीक है। अब देखते हैं ट्रेस मैट्रिक्स का, एक क्वेश्चन ट्रेस मैट्रिक्स का भी करके देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए उसमें ऑप्शन में दिया हुआ उसके हिसाब से हम इस पे बात करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कि ये ट्रांसपोज है तो उसको कैसे करना है और क्या करना है, कंपेयर करना है। cos थीटा कब होता है 1/2 मतलब आपका किस पे वैल्यू देगा, तो ये क्या हो गया 180 डिवाइड बाय 3, मतलब ये क्वेश्चन था आपका और इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ट्रेस वाला क्वेश्चन है सेम है। तो इस ट्रेस में आपको देखो दिया क्या है, इसमें सारी प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा। एक तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ये अपने को पता होनी चाहिए कि ट्रेस ऑफ k ऑफ a का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है बेटा और ट्रेस ऑफ a मिल जाता है, बराबर। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो आपको क्या लगा है, ये टर्म ऐसे चल रहा है और यहाँ पे आपका क्या है 8 है, इसको ऐसे कंटिन्यू हमने लिखा, कंटिन्यू लिखने के बाद ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो क्या जरूरत होगी, इन्फिनिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि 1 2 4 8 आ रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, तो वो भी मैंने साइड में लिख दिया। इन सब चीजों की शायद जरूरत पड़ सकती है। अब आंसर में पहुंचे बेटा, सबसे ज्यादा हमें क्या दिख रहा है, BC दिख रहा है, तो वो BC निकालने की कोशिश करते हैं।
BC क्या होगा 3 2 4 3 और C क्या बेटा 3 -2 -4 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बेटा 9 और -8, इसको इसके साथ लेगा तो बेटा क्या आएगा 9 और ये जो टर्म होगा मतलब इसको अगर हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, जैसे ये कितना हो गया आपका 12 और ये वाला टर्म भी आपका क्या होगा 12, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया बेटा 6 -6, इसको मल्टीप्लाई किया -8 + 9, ठीक है। तो BC की जो वैल्यू आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है 1 0 0 1, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी। तो अब एक चीज और ध्यान देना कि अगर A को किसी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा A आएगा। आइडेंटिटी मतलब 1 ऐसे समझ के चलो। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बेटा आपको A मिलेगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ट्रेस ऑफ A, फिर ट्रेस ऑफ ABC है तो BC की वैल्यू क्या है बेटा आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, तो आप बोलोगे 1 देगा। तो ये क्या आ गया 1/2। फिर क्या होगा ट्रेस ऑफ A/4 क्योंकि BC है तो वो 1 हो गया। फिर क्या है बेटा ट्रेस ऑफ A/8, सही। ये आपका इंफिनिटी तक जा रहा है। पूरे टर्म से देखा जाए तो एज ए कांस्टेंट जो ये प्रॉपर्टी हमने डाली ये वाली, ये कांस्टेंट क्या होगा बेटा आपका बाहर आ गया। तो ट्रेस ऑफ A, फिर 1/4 ट्रेस ऑफ A, फिर 1/8 ट्रेस ऑफ A, ये आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा। पूरे टर्म से आप देखो ट्रेस ऑफ A को कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 1/2 1/4 1/8 डॉट 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 इंफिनिटी बराबर। अगर ये देखो तो ऐसे क्या बन रहा है बेटा इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था आपको A/1 - R। तो ये हो गया आपका ये। इनको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने पे क्या आएगा बेटा 2 - 1/2, ये ऊपर चला जाएगा। तो ट्रेस ऑफ A कितना हो गया इंटू 2 आ रहा है। अब ट्रेस ऑफ A कैसे निकलेगा बेटा A मैट्रिक्स के पास जाओ। तो A मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 2 4 1 1। तो इसका ट्रेस कैसे निकालने को आपको बोला था दोनों टर्म का एडिशन कर लो। तो 2 + 1 कितना होगा बेटा 3। अब ट्रेस की वैल्यू इसके अंदर है तो 3 × 2 कितना होगा 6। तो ये जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन 6 आएगा। तो ये आपके ट्रेस के लिए जो एक टॉपिक पढ़ाया था उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है। आई होप कि समझ में आएगा आपको।